हेलो एवरीवन, सोशल सफेयर बाय वनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और आज हम शुरू करेंगे इलेक्शन सिस्टम या इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। दोनों में से कुछ भी एक ही बात है। सो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है टाइम ऑफ इलेक्शन। देखो, ये तो हम सबको पता है कि जो इलेक्शंस हैं वो आफ्टर एवरी 5 years जो हैं वो हर एक, चाहे स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज हों, असेंबलीज हों, लेजिस्लेटिव या फिर जनरल इलेक्शंस हों फॉर द सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट, वो हर 5 साल बाद हेल्ड होते हैं। किसी स्पेशल केस में अगर गवर्नमेंट 5 year की टेन्योर पूरी नहीं कर पाती है और उससे पहले डिसॉल्व हो जाती है तो फिर इलेक्शंस जो हैं बिफोर 5 years की टेन्योर के कंटेस्ट किए जाते हैं इन द पर्टिकुलर एरिया। ये प्रेसिडेंट हाउस को डिसॉल्व कर देते हैं, तब भी इलेक्शंस जो हैं वो 5 years से पहले हो जाएंगे इस केस में भी। और यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन है और कॉन्फिडेंस नहीं है अब सरकार के पास हाउस में, उस केस में भी हाउस डिसॉल्व हो जाएगा और इलेक्शंस जो हैं वो 5 year पहले हो जाएंगे। पर इन जनरल इलेक्शंस जो हैं वो हमेशा 5 साल बाद ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारे इलेक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है दैट इज़ इलेक्टोरल रोल या इलेक्टोरल लिस्ट, जिसमें कि सारे एलिजिबल वोटर्स के नेम एडेड होते हैं। आर्टिकल 325 के अंदर इलेक्टोरल रोल की प्रोविज़न है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है कि हम अपने इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर कर सकते हैं और किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर नहीं कर सकते इसमें ऐड करने से, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, रीजन, जेंडर। और जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं उससे पहले तो फॉर श्योर इलेक्टोरल रोल को दोबारा से जो है वो रिन्यू किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है नए नाम, जो एलिजिबल वोटर्स न्यू बन गए हैं उनके नामों को उसमें इंक्लूड किया जाता है, या जिनकी डेथ हो गई है उसके नाम को डिलीट किया जाएगा। कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले गए तब भी उस केस में उनके जो नाम को एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह के काम जो है इलेक्टोरल रोल के अंडर आर्टिकल 325 किए जाते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज शेड्यूल ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, किस डेट को होगा, कितने फेजेस में होगा, किस किस जगह पे पहले होगा, बाद में कहाँ होगा, इस सब को हम शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं। जब किसी भी गवर्नमेंट की 5 year की टेन्योर पूरी हो जाती है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि अब इस स्टेट में या जनरल इलेक्शंस पूरे कंट्री के लिए होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि अगर सपोज किसी का टेन्योर फिनिश हो गया है और अभी अगले इलेक्शन हुए नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को विद इन 6 months, अंडरलाइन कर लीजिए, 6 months के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करवाने पड़ेंगे ताकि न्यू एलिजिबल गवर्नमेंट जो है वो चार्ज को टेक ओवर कर सके। अगर टेन्योर ख़त्म हो गई है और न्यू इलेक्शंस जो हैं वो विद इन 6 months जो है इलेक्शन कमीशन को करवाने पड़ेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जब हमारे शेड्यूल को अनाउंस करते हैं उस टाइम वो क्या करते हैं, एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो डेट्स को अनाउंस करते हैं कि इस डेट से इलेक्शन जो है शुरू हो जाएंगे, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के लिए है या जनरल इलेक्शंस के लिए। और जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस होते हैं देयर एंड देन उसी समय कंट्री में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है और इसके बाद कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो पार्टीज डिक्लेयर करना शुरू कर देती हैं और अपने नॉमिनेशन को, ये कैंडिडेट्स जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करने जा रहे हैं इलेक्शंस, अपने अपने नॉमिनेशंस को फिल करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, इस पे अकेले पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है और कब इम्प्लीमेंट होता है। जैसे मैंने अभी आपको पिछले पॉइंट पे समझाया कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होके ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं इलेक्शन कमीशन कि अब इलेक्शंस जो हैं वो कंट्री में या पर्टिकुलर स्टेट में होने लगे हैं, तो उसी टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंट्री में इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो इलेक्शन कमीशन कंटेस्ट कर रहे कैंडिडेट्स के लिए अपनी फॉरवर्ड करते हैं। तो उनको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ कैंपेनिंग एज वेल एज एट द टाइम ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। अब
कंट्री में सबसे पहले इसकी जब ज़रूरत महसूस हुई कि कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या कोई ऐसा एक रूल रेगुलेशन बना देना चाहिए जो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन सारी पार्टीज माने, तो ये चीज़ सबसे पहले कब हुई हमारी कंट्री में? इन 1968 कि हाँ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस हमें कुछ ऐसा बना देना चाहिए जिसको कि सब लोग माने। कोई भी कैंडिडेट कोई भी कैंपेन के टाइम में बियॉन्ड द लिमिट्स ना चला जाए, तो कौन उसको चेक करेगा? लेकिन सबसे पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ इन द ईयर 1991 में। और ये क्या इंश्योर करता था? ताकि कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंटेस्ट करवाए जा सकें। ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अपना कंडक्ट रखेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। हेल्दी कैंपेन होगा, क्लैशेस को आप अवॉइड करेंगे, कन्फ्लिक्ट्स को जो है अवॉइड किया जाएगा बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज या फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में, ताकि एक पीसफुल माहौल बन सके टू कंटेस्ट द इलेक्शंस और टू कंडक्ट द इलेक्शंस। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब तक लागू रहेगा? जब तक इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट रहता है ओवर द कंट्री या ओवर द स्टेट। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है सेंट्रल की गवर्नमेंट या स्टेट में उस टाइम जिसकी भी गवर्नमेंट है उनके ऊपर भी लागू होता है, ताकि सब पार्टीज को इक्वल लेवल पे लाके कंटेस्ट करवाया जा सके। क्योंकि अगर सेंट्रल की गवर्नमेंट और कोई कंडक्ट नहीं है उनके लिए, वो तो कुछ भी करते रहेंगे, तो डेफिनेटली वो अहेड ही रहेंगे ऑपोजिशन या अदर पॉलिटिकल पार्टीज के जो कि उस टाइम गवर्निंग स्टेट में ना हो। तो इसीलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ गाइडलाइंस दे रहा है। किसी तरह से भी जो लोग सेंट्रल की गवर्नमेंट में हो या जो जिनकी स्टेट गवर्नमेंट हो, वो किसी तरह से भी गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ नहीं करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन। ना किसी गवर्नमेंट व्हीकल का यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन, ना ही कोई फाउंडेशन स्टोन या बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा ड्यूरिंग दैट टाइम। और जैसे ही इलेक्शंस जो हैं डिक्लेयर हो जाते हैं तो ये जो पार्टीज़ होती हैं ये अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर देती हैं कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कि हम ये प्रोमिसेस करते हैं, आफ्टर इफ़ वी विल एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट तो हम आपको सच एंड सच चीज़ जो हैं वो देंगे या सच एंड सच प्रोमिसेस जो हैं वो फुलफिल करेंगे। और इसी मैनिफेस्टो के बेस पे जो वोट्स हैं उनको फैच करने की कोशिश की जाती है, इन्फ्लुएंस करने की वोटर को कोशिश की जाती है। आई होप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबको आसानी से समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट प्रोसेस अब है नॉमिनेशन ऑफ पेपर्स। अब जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं, उनकी स्टेट में जब इलेक्शंस होने होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं कैंडिडेट जो डिज़ायरेबल हैं या जो विलिंग है कंटेस्ट करने के इलेक्शंस, जिनका नाम पार्टी ने अपनी लिस्ट में दिया है, वो नॉमिनेशन पेपर्स को फिल करते हैं टू द इलेक्शन ऑफिसर ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, वहाँ के इलेक्शन ऑफिसर के पास जाके उनको नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करना पड़ता है। जिसने कंटेस्ट करना है इलेक्शन वो अपना नॉमिनेशन पेपर जो है फाइल करेंगे, उनकी सिग्नेचर्स चाहिए, और जो उनके नाम को सेकंड कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है उसके भी सिग्नेचर चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो नॉमिनेशन फाइल कर रहा है यानी जो कैंडिडेट है और जो उसके लिए बोल रहा है बिहाफ पे कि हाँ जी ठीक है इसको मैं सेकंड कर रहा हूँ इसको नाम को, उन दोनों का नाम वोटर लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स जब फाइल हो जाते हैं तो अच्छे से जो नॉमिनेशन पेपर्स को चेक किया जाता है कि उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी पाई जाती है तो उस कैंडिडेट के नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है रीज़न बताते हुए, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, फॉर्म बिल्कुल अच्छे से फिल हुआ है, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स के नामों को अनाउंस कर दिया जाएगा बाय द इलेक्शन ऑफिसर। अब जब लिस्ट अनाउंस हो जाती है तो इसके बाद फिर से अगर किसी का मन बदल गया कि मुझे इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने हैं तो वो अपना नाम इससे विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए उनको रिटर्निंग ऑफिसर को बताना पड़ता है कि मैं अपना नाम लिस्ट से या अपना नाम कंटेस्ट करने से वापस ले रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ। और ये काम होता है अंडर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के अंडर।
ठीक है। और अगर एक बार नाम विड्रॉ हो जाता है तो उसकी सिक्योरिटी भी रिटर्न कर दी जाती है एंड फिर से एक नई लिस्ट जो है पब्लिश की जाती है जिसमें द कैंडिडेट्स दोज हु आर विलिंग एंड आर एलिजिबल उनके नाम पब्लिश किए जाते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज इलेक्शन कैंपेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सो अब इलेक्शन कैंपेन क्या है कि इस टाइम जिनका लिस्ट फाइनल हो गया कि कौन है कैंडिडेट, कौन कंटेस्ट करेगा इलेक्शंस, वो अपने मैनिफेस्टो में, उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उनको लोगों को बताने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए वोटर्स के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि अगर आप हमें इलेक्ट करोगे तो हम आने वाले टाइम में आपके लिए ये नई चीज़ें जो हैं वो करने वाले हैं। अब वो ये काम कैसे करते हैं, या तो रैलीज़ के थ्रू करेंगे या फिर वो बड़े बड़े कैंपेन्स लॉन्च करते हैं जहाँ पे लोग आते हैं उनको सुनने के लिए, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू एड्स देते हैं, पैम्फलेट स्प्रेड करते हैं लोगों के घरों तक, और या फिर डोर टू डोर कैंपेन में इंडल्ज हो जाते हैं ताकि बताया जा सके कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि इलेक्शन से 48 आवर्स बिफोर इलेक्शन कैंपेन जो है वो ख़त्म हो जाता है। और यूजुअली जो इलेक्शन कैंपेन ऑफिशियली होता है वो डेट ऑफ इलेक्शन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है उससे 2 हफ्ते तक ही चलता है, मतलब पहले 2 हफ्ते पहले ही उससे वो जो इलेक्शन कैंपेन है करेंगे और इलेक्शन डे से 48 आवर्स अगो वो बंद हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा पोलिंग डे। पोलिंग डे इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है या पूरी कंट्री के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं तो डिफरेंट डे पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पोलिंग होती है। पोलिंग डे मतलब जिस दिन हम जाके वोट कर रहे हैं, और इस दिन कैंडिडेट्स आता है, पोलिंग बूथ उसके नियर बाय बनाए गए हैं जहाँ पे वो अपनी वोट कास्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फिर वही है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर अब तो जैसे ईवीएम्स के थ्रू होते हैं तो वो जाके जो भी उनको कैंडिडेट को वोट करना है उसके नाम के आगे का बटन वो प्रेस कर देंगे, जिस सिंबल या नाम के आगे का बटन प्रेस कर देंगे। और अगर ये थ्रू पेपर होता, बैलेट पेपर होता, तो एक स्वास्तिक के निशान का स्टैम्प है हमारा, उसको वो लोग, दैट इज मैं आपको शो करती हूँ कौन सा, दिस सिंबल आई एम टॉकिंग अबाउट, इस सिंबल को पेपर पे लगाया जाता है जो भी कैंडिडेट जिसको वो पसंद करते हैं उसके नाम के आगे, और उस पेपर को फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता है। लेकिन ईवीएम्स हैं उनको 13th लोकसभा इलेक्शन से यूज़ करना शुरू कर दिया गया था, और जिसको सबसे पहली बार 46 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यूज़ किया गया था, जो कि क्वाइट सक्सेसफुल जो है आपका निकल के आया था यूजिंग द दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ यूजिंग द ईवीएम्स। अब ईवीएम्स को लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो है हमारी कंट्री में चलती रहती है कि कुछ इनवैलिड या डाउटफुल वोट्स होती हैं जो कि मेन रीज़न है ऑफ द कंट्रोवर्सी फॉर दिस थिंग। पर ईवीएस इंट्रोड्यूस करने के बाद काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है क्योंकि काउंटिंग ऑफ वोट्स बहुत ईजी हो गया है, टाइम कम लगता है इन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जब पूरी कंट्री की बात आ जाती है ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स। उसके अलावा जो इतना बल्क में पेपर यूज़ होता था वो भी बचा, प्रिंटिंग कॉस्ट बची कंट्री की, जो कि आपके इलेक्शंस के टाइम पे यूज़ किया जाता था प्रिंट करना ऑन द पेपर, वो भी कॉस्ट कंट्री की सेव हो रही है। द अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ काउंटिंग ऑफ वोट्स। जब एक जगह का वोट डन हो जाता है तो सारी की सारी ईवीएम्स को, और अगर बैलेट पेपर है तो उसको बैलेट बॉक्सेस को रिटर्निंग ऑफिसर की सुपरविजन में किसी सिक्योर और सेफ प्लेस पे रख दिया जाता है। और जो इलेक्शन कमीशन ने डेट फिक्स की है कि इस दिन वोट्स की काउंटिंग होगी, उस दिन उन ईवीएम्स को या बैलेट बॉक्सेस को उस सिक्योर प्लेसेस से बाहर निकाला जाता है फॉर द काउंटिंग ऑफ वोट्स। और जिस कैंडिडेट के पास ज़्यादा या लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स आती हैं उनको इलेक्शन कमीशन जो है वो विक्टोरियस या विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं। इंडिया में जो इलेक्शन है वो हम कंटेस्ट कराते हैं थ्रू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू। आने वाली वीडियो में आपको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, एंड द अदर सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दोनों को हम अच्छे से करने वाले हैं इन द कमिंग अप वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। नेक्स्ट इज
जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका नाम, एक लिस्ट जो है आफ्टर काउंटिंग ऑफ वोट्स प्रिपेयर की जाती है और जो लिस्ट है वो बताई जाती है कि ये जो हैं वो एलिजिबल वोटर्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, ये लोग जीत चुके हैं और एक सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड किया जाता है विच डिक्लेयर्स कि ये इस लोकसभा या स्टेट असेंबली के इलेक्शंस को जीत गए हैं फॉर द कमिंग 5 years। या तो वो एमएलए या एमपी की तरह जो हैं वो दे विल बी डिक्लेयर्ड एज द इलेक्टेड एमपी और एमएलए। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज इलेक्शन एक्सपेंडिचर। अब आपको पता है जब इलेक्शन होता है तो पानी की तरह पैसा जो है वो यूज़ किया जाता है, तो अब कितना एक्सपेंडिचर हुआ इसके बारे में भी तो कोई सोचेगा, तो वो सोचने वाला कौन है? इलेक्शन कमीशन। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, कैंडिडेट्स पता लग गए हैं कि अब कौन एमएलए या एमपी हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इसके बाद 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप पूरी लिस्ट हमें बताएंगे कि आपने ड्यूरिंग इलेक्शंस हर कैंडिडेट ने कितना कितना एक्सपेंडिचर किया ऑन द इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए और जनरल इलेक्शन के लिए अमाउंट फिक्स किए कि आप इससे ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं कर सकते हो। तो अगर उनका एक्सपेंडिचर उस डिसाइडेड मनी को क्रॉस कर जाता है तो उस केस में उस जगह के इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड जो रूल्स हैं इलेक्शन कमीशन के उसको नहीं माना है और एक्सेस में मनी जो है वो उन्होंने यूज़ किया है। तो ये एक्सपेंडिचर का डिटेल हर एक कैंडिडेट को देना पड़ता है विद इन 15 days ऑफ द इलेक्शंस। इसके बाद अब बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको इलेक्शंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी, तो फिर टाइम दिया जाता है इलेक्शन पिटिशंस को फाइल करने के लिए। अगर किसी को लगता है कि कोई माल प्रैक्टिस को यूज़ किया गया है एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस और यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, उस केस में उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हाई कोर्ट में एक पिटीशन को फाइल किया जाएगा कि इलेक्शंस में कोई माल प्रैक्टिसेस को यूज़ किया गया है, और अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो फर्दर सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है रिगार्डिंग द माल प्रैक्टिसेस यूज्ड इन द इलेक्शन प्रोसेस या ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस बाय पर्टिकुलर कैंडिडेट, और उस एरिया में अगर कोई गड़बड़ की गई है ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। और अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है पर्टिकुलर कैंडिडेट के इलेक्शंस को वॉइड, कि अब यहाँ पे दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट किए जाएं, ये फेयरली नहीं हुए हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर द इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन प्रोसेस या इलेक्शन प्रोसीजर इन द कंट्री। इनको आपको एक सीक्वेंस में लर्न करना है और बहुत आसान है। हमारी कंट्री में अभी अलग अलग टाइम पे स्टेट्स में कभी जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, कभी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, तो एक सिंपल वे है, अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है उस चीज़ को रिटेन करना माइंड में। अगर आप पॉलिटिकल साइंस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो न्यूज़ मस्ट है आपके लिए सुनना, ताकि आप अपडेटेड भी रहें और आपके माइंड में वो चीज़ें भी चलती रहें कि हाँ ऐसा इलेक्शन हुआ था, ऐसे हुआ था, तो वो चीज़ आपके इम्प्रिंट हो जाएगी माइंड में, कभी नहीं निकलेगी। पर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आई एम देयर टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। इसीलिए सोशल सफेयर बाय वनीता को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना खूब ध्यान रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।